बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी पृथ्वी की कहानी, जिसे लिखा है 12 वर्ष की जापानी लड़की आइका ने। इस किताब का नाम है पृथ्वी के रहस्य। हिंदी में अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने और प्रकाशित किया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति नई दिल्ली ने। बच्चों, हर वर्ष 22 अप्रैल का दिन हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से यह कहानी तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। इसमें आए शब्द कुछ बच्चों ने अपनी किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। आप अपने अभिभावकों से और अध्यापकों से इन्हें समझने में मदद ले सकते हैं। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो बहुत मजेदार तो है ही, साथ ही जीवन में इसे समझना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है आपको अनोखी और मजेदार जानकारी मिलेगी और आप इसे पसंद करेंगे। तो अब चलते हैं पृथ्वी की कहानी की तरफ। अरे, आप कौन? आप मुझे पृथ्वी बुला सकते हो। मैं तुम्हें अपने अंदर छिपे रहस्यों के बारे में बताने आया हूँ। शुरू में हम पृथ्वी के संक्षिप्त इतिहास पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। करीब 450 करोड़ साल पहले हमारे सौरमंडल के ग्रह धूल और गैस के एक बादल से बने थे। धूल के कणों से पदार्थ बने और पदार्थों के टुकड़ों से पूरे के पूरे ग्रह बने। शुरू में पृथ्वी लाल, गर्म और तरल थी। जैसे जैसे वो ठंडी हुई, उसकी सतह ठोस बनी। बादलों की भाप से पानी और महासागर बने। इन्हीं समुद्रों की गोद से सबसे पहले एक कोशीय जीवों का उद्गम हुआ, करीब 350 करोड़ साल पहले। नीली हरी काई द्वारा ऑक्सीजन बनी, जिससे पृथ्वी की हवा बनी। पौधे समुद्र से जमीन की ओर बढ़े। मछलियों का समुद्र में जन्म हुआ, करीब 40 करोड़ साल पहले। 20 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर पैदा हुए। करीब 10 से 40 लाख साल पहले गोरिल्ले पैदा हुए और फिर हमारे पुरखे। फिर आए पाषाण युग के लोग। आज अगर हम इतिहास को देखें तो हम सभी के पुरखे एक ही थे। मुझे एक बात सूझी। तुमने कहा कि पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं। अभी तो तमाम पेड़ हैं और बहुत सी घास भी है, परंतु जब सब पौधे लुप्त हो जाएंगे तब क्या होगा? पेड़ों का इतना महत्व है, यह बात मुझे पता ही नहीं थी। हाँ, तब ऑक्सीजन कम हो जाएगी और अंत में खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन के बिना जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं अब आपकी 100 गुना अधिक इज्जत करने लगा हूँ। आप काफी रोचक बातें बता रहे हैं। क्या आप पृथ्वी के कुछ अन्य रहस्यों के बारे में भी बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, यही तो मेरा प्रिय विषय है। मैं ऐसे लाखों रहस्य जानता हूँ जो तुम्हें बता सकता हूँ। प्रकृति में अद्भुत संतुलन है, हम उसके बारे में कुछ क्यों न जाने। मिट्टी के रोल के बारे में तुम्हें पता होगा, क्यों, है ना? धूल मिट्टी भी क्या काम की चीज है? अरे, मिट्टी के बारे में हम जानकर क्या करेंगे? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा बहुत तो मालूम ही होगा। चलो अब हम मिट्टी के बारे में कुछ जानते हैं और पौधों और मिट्टी के बीच के संबंध के बारे में भी। 40 करोड़ साल पहले पत्थरों के टुकड़े हुए और उनके चूरे और मरे जीवों से पौधों से मिट्टी बनी। पृथ्वी पर पैदा सभी तरह के पौधों को अपना पोषण मिट्टी से ही मिलता है। मिट्टी में अरबों खरबों जीवाणु होते हैं, उनसे ही मिट्टी उर्वर और उपजाऊ बनती है। मिट्टी की उर्वरता के कारण ही आज पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और पोषक तत्वों को चूसती हैं। तभी पेड़ों में पत्ते
और फल फूल लगते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों के अलावा हवा, पानी, रेत, काली मिट्टी और सड़ी पत्तियां भी मिली होती हैं। इन्हीं वनस्पतियों पर ही सारे जीव अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। मिट्टी और भी काम करती है, मैं बताती हूँ। मिट्टी में मिले मरे पौधों और जीवों को तोड़कर छोटे जीवाश्म उनसे पोषक तत्व बनाते हैं। इन्हें मिट्टी की जड़ें सोख लेती हैं। उपजाऊ मिट्टी में छोटे छोटे कण आपस में जुड़ जाते हैं और उनमें मौजूद जीवाणु पौधों की जड़ों को पोषण प्रदान करते हैं। मिट्टी से गुजरने पर पानी छनकर साफ हो जाता है और उसमें से बैक्टीरिया और अन्य अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। मिट्टी जहरीले पदार्थों को उदासीन बनाकर उनका असर भी खत्म कर देती है। पौधों के बिना मिट्टी के कण अलग अलग हो जाते हैं और तब तेज बारिश मिट्टी को ढलान से बहाकर नीचे ले जाती है और फिर बाढ़ और तबाही आती है। मुझे उम्मीद है अब तुम मिट्टी के असंख्य गुणों को समझ गए होंगे, एकदम पक्की तरह। क्या आप हमें और भी कुछ बताएंगे? हाँ, हम पौधों और प्राणियों के बीच के रिश्तों को समझेंगे। पहले हम पौधों के बारे में कुछ और मालूम करें। पौधे फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोटो क्या? हमने तो इसका नाम तक नहीं सुना। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों की पत्तियों में मौजूद हरा पदार्थ क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना भोजन बनाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश क्रियाएं और अंधेरी क्रियाएं होती हैं। क्या कहा? प्रकाश क्रियाएं, अंधेरी क्रियाएं? मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मैं समझाता हूँ। प्रकाश क्रिया में पत्तियों का हरा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोखता है। उससे पानी विखंडित होता है और ऊर्जा बनती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन पैदा होती है जो हर प्राणी के सांस लेने के लिए जरूरी है। प्रकाश क्रिया में पैदा हुई ऊर्जा मांड के परमाणु बनने के काम आती है। इसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे अंधेरी क्रिया कहते हैं। यह मांड पौधों का भोजन होता है। कुछ जानवर पौधे खाकर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करते हैं। पौधों के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाता। पृथ्वी का पूरा जीवन सूर्य के प्रकाश पर ही निर्मित है। केवल पौधों में ही सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की क्षमता है। पहले मिट्टी और अब पौधे। मुझे इनके रहस्यों के बारे में पता ही नहीं था। पौधों के बाद अब हमें जानवरों के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। प्रकृति में सभी जीवों का एक दूसरे से संबंध है। इनमें से कुछ उत्पादक हैं, कुछ ग्राहक और कुछ सफाई करने वाले। लगता है तुम्हें इनके बारे में पहले से ही पता होगा। नहीं, सच में हमें नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। सभी जानवरों का आपस में रिश्ता है। सभी प्राणी और जानवर ग्राहक हैं क्योंकि वे उत्पादकों और दूसरे ग्राहकों को खाते हैं। इस कड़ी के अंत में होते हैं सफाई करने वाले, जो मरी चीजों से पोषक तत्व बनाते हैं। इनमें बैक्टीरिया और फफूंद प्रमुख हैं। इनके द्वारा बनाए पोषक तत्वों से मिट्टी उपजाऊ बनती है। पेड़ों की जड़ें इन तत्वों को सोखती हैं। इस प्रकार यह चक्र दोबारा शुरू होता है। सभी जानवरों का आपस में रिश्ता है और यही बात समुद्रों में भी पाई जाती है। प्राणी संसार में भोजन के इस रिश्ते को भोजन चक्र कहा जाता है। इस फूड चेन में कुछ भी बेकार नहीं होता। वाह, अद्भुत! प्रकृति का काम एकदम ही अनूठा है। इस भोजन चक्र में चीजें लगातार रिसाइकिल होती रहती हैं। प्रकृति में ऐसे अनेकों चक्र हैं। मिसाल के लिए पानी, हवा और कार्बन भी बार बार उपयोग में लाए जाते हैं। मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। हवा का चक्र बताता हूँ। पहले जमीन के पास की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। फिर ठंडी हवा गर्म हवा की जगह ले लेती है और ऊंचाई पर जाकर गर्म हवा ठंडी होकर दोबारा नीचे आती है। इस तरह हवा का चक्र पूरा होता है। इसे हम तेज हवा के रूप में भी महसूस कर सकते हैं। पानी का चक्र, मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। पानी समुद्रों से भाप बनकर उठता है। ठंडा होने पर उसके बादल बनते हैं। बारिश और स्नो के रूप में पानी दोबारा धरती पर वापस आता है। हवा और पानी के चक्र को तो मैं समझ गया, परंतु कार्बन?
ठोस कार्बन पौधे के शरीर में तब तक रहता है जब तक पौधा मर नहीं जाता या फिर उसे कोई खा नहीं लेता। पौधों और जानवरों को मरने के बाद बैक्टीरिया और फफूंद उसे तोड़ते हैं और कार्बन को दोबारा हवा में छोड़ते हैं। इस प्रकार कार्बन का चक्र दोबारा शुरू होता है। कार्बन चक्र ऊर्जा पर निर्भर करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा कार्बनिक कंपाउंड के रूप में संचित होती है। इसका चक्र कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू होता है। हरे पौधे फोटोसिंथेसिस द्वारा हवा में मौजूद कार्बन से भोजन बनाते हैं। प्रकृति वाकई अद्भुत है। करोड़ों सालों तक ये सब आराम से चलता रहा, लेकिन अब हमारी पृथ्वी मुसीबत में है। ऐसा क्यों? जीवन का आरंभ समुद्रों में हुआ, परंतु आज समुद्र भारी संकट में है। सालों तक समुद्रों में फास्फेट डिटर्जेंट और कारखानों का जहरीला पानी फेंकने के बाद आज समुद्रों की हालत बहुत खराब हो चली है। आज लाल नीले ज्वार भाटे कई तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। इनसे एक तरह का जहर पैदा होता है। इससे सभी मछलियां मर जाती हैं और फूड चेन पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। और फिर समुद्री जहाजों से और टैंकरों से तेल रिसता रहता है, जो मौत के काले कंबल की तरह समुद्र के पानी पर फैल जाता है। चिड़िया और मछलियाँ उसकी तबाही का शिकार हो जाती हैं। क्या तुमने एसिड रेन के बारे में सुना है? हाँ, पर वो तो यूरोप की समस्या है, उससे हमें क्या लेना देना। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जलते कोयले और तेल का धुआं नाइट्रोजन और गंधक से भरा होता है। ये चीजें वर्षा में घुल जाती हैं और एसिड रेन के रूप में बरसती हैं। वैसे बारिश के पानी में कुछ अम्ल तो होता ही है, परंतु आजकल वर्षा का पानी एकदम नींबू के रस की तरह बरसने लगा है। एसिड रेन जहाँ भी होती है तबाही लाती है। उसे नदियों और झीलों की मछलियाँ मर जाती हैं, हरे भरे पेड़ सूख जाते हैं और उपजाऊ मिट्टी बंजर हो जाती है। एसिड रेन से, कारखानों की चिमनियों के धुओं से और कारों से निकली जहरीली गैसों से हवा में बहकर दूर दूर तक जाती है। एसिड रेन केवल फैक्ट्रियों के आसपास ही नहीं होती, दूर दूर तक जाती है। इसलिए ये समस्या कहीं से शुरू होकर कहीं भी जा सकती है। समुद्र और वर्षा की समस्याओं के साथ साथ अब आसमान में भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मैं ओजोन की छतरी के नष्ट होने की बात कर रहा हूँ। जरा उस पर भी एक नजर डाल लें। ओजोन की छतरी काफी ऊंचाई पर है, पृथ्वी को एक सुरक्षा ढाल की तरह घेरे रहती है। उसके कारण ही सूर्य की खौफनाक पराबैंगनी किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन की सुरक्षा की छतरी की वजह से हम बाहर धूप में निकल पाते हैं। ओजोन तुम्हारा शुक्रिया। मुश्किल यह है कि ओजोन की सुरक्षित परत धीरे धीरे पतली हो रही है। और बुरी खबर ये है कि इसके बारे में हाल ही में पता चला है। क्या तुम्हें पता है ओजोन की परत को कौन नष्ट कर रहा है? CFC मुझे पता है। क्लोरोफ्लोरा कार्बन CFC फ्रिज और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होते हैं, परंतु आसमान की ऊपरी छतरी स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। ओजोन की छतरी के बिना सूर्य की विनाशकारी किरणों से बचने के लिए हमें गहरी सुरंगों में या फिर पानी के बहुत नीचे रहना पड़ेगा। परंतु ये कोई हल तो नहीं हुआ ना। जब जमीन के ऊपर कोई होगा ही नहीं, तब भला जमीन के नीचे कब तक रह पाएंगे? ओह, एक और बुरी खबर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, घने जंगलों के बारे में। ये जंगल भूमध्य रेखा के पास एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इन जंगलों का क्षेत्रफल केवल 6% है, परंतु इनमें दुनिया के आधे से अधिक पौधे और जीव पाए जाते हैं। यहाँ जानवरों की भरमार है। हजारों तरह की चिड़ियाएं पेड़ों पर कलरव करती हैं और असंख्य कीड़े जमीन पर रेंगते हैं। रेन फॉरेस्ट भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। कई आदिवासी कबीले भी यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं और इन्हीं वनों में रहते हैं। जंगल जीवों और पौधों की हजारों प्रजातियां का खजाना है यहाँ। वाह, क्या बात है। लेकिन दुख की बात है कि पैसों के लिए इन हरे भरे पेड़ों को काटा जाता है।
और फिर इन्हें दूसरे देशों को बेच दिया जाता है। खेती के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों को जलाया जाता है। कितनी बड़ी बर्बादी यहाँ होती है। ओह, पेड़ों की कटाई से तो वनों में रहने वाले जीव भी नष्ट हो जाएंगे और जंगलों का सफाया होने से तेज बारिश से मिट्टी भी कटेगी और बाढ़ आ जाएगी। पृथ्वी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे खुशी है तुमने ये सवाल पूछा। सभी देशों की सरकारें अब पृथ्वी को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते और नियम कानून बना रही हैं। पर्यावरण की समस्याओं को हल करने के लिए अनेकों समझौते हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर रामसार समझौता, यह किसी जल स्रोत के पास स्थित क्षेत्र जैसे अभयारण्य सेंचुरी जहां पशु पक्षी रहते हैं उनकी रक्षा करता है। राष्ट्रीय सीमाओं से पक्षी पलायन पर समझौता, इस पर जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूसी गणतंत्र ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता राष्ट्रीय सीमाओं से पलायन करते पक्षियों की रक्षा करता है। ओजोन छतरी के संरक्षण पर समझौता, इसमें ओजोन परत के अध्ययन और ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों को रोकने की जिम्मेदारी ली गई है। समुद्री कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का समझौता, दुनिया के सभी महासागरों के संरक्षण और उनके प्रदूषण को कम करने के बारे में समझौता। वियना समझौता, अम्लीय बारिश को खत्म करने के लिए अमेरिका और उच्च यूरोपीय देशों के बीच हुआ समझौता। लुप्त होती प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता, ये दुर्लभ और लुप्त होती प्रजातियों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाने के बारे में समझौता है। हमें तो पता ही नहीं था कि जीवों और पर्यावरण के बारे में इतने सारे समझौते हो चुके हैं। हाँ, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ समूह भी इसमें मदद कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं और हम चाहें तो रोज ही कुछ न कुछ छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। अगर हम पानी का सावधानी से उपयोग करें तो साल भर में हम एक स्विमिंग पूल जितना पानी बचा सकते हैं। पानी बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, नल की टोंटी को बेकार में खुला मत छोड़ो, पानी ठंडा होने के बाद ही उसे फ्रिज में रखो। पानी बचाने के कुछ और सुझाव, मंजन करते समय नल को खुला मत छोड़ो, गिलास में पानी भरकर उससे मुंह धो। नहाने के लिए शॉवर का उपयोग करो, इससे 50 लीटर तक पानी बचा सकते हो। कागज भी बर्बाद मत करो, इसकी उल्टी तरफ भी काम में ले सकते हो, इससे कागज कम इस्तेमाल होगा और पेड़ों की कटाई कम होगी। गत्तों और कागज को रिसाइकिल कर सकते हैं। पुराने अखबार, दूध के कार्टन आदि को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। डिब्बों को चपटा करके दूसरे कामों में ले सकते हैं। बाजार जाते समय आप कपड़े का थैला लेकर जाएं और दुकानदार से प्लास्टिक की थैली ना लें। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हो। हाँ, हम लोगों ने पृथ्वी को बचाने की कसम जो खाई है। क्या तुम्हें इको मार्क के बारे में पता है? यह चिन्ह कोऑपरेटिव में बनी पर्यावरण मित्र वस्तुओं पर लगाया जाता है। जिन वस्तुओं पर पर्यावरण सुरक्षा का लेबल लगा हो उन्हें ही खरीदना अच्छा है, क्योंकि इससे प्राकृतिक संपदा का संरक्षण होगा और ओजोन को नुकसान नहीं होगा। अगर सब लोग मिलकर सहयोग का हाथ बटाएंगे तो हम निश्चित ही अपनी पृथ्वी को एक सुंदर जगह बना पाएंगे। तो बच्चों, ये थी कहानी पृथ्वी के रहस्य। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को लिखा था 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय जापानी लड़की आइका ने और अनुवाद किया था अरविंद गुप्ता ने। इसे हमने लिया था भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक से। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को।
बाय बच्चों। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।